पोषण और कुपोषण। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या एकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि हमने फूड एंड न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है। कल हमने पढ़ा था पौष्टिकता की संकल्पना, जो हमारे सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक है। पौष्टिकता की संकल्पना या भोजन की संकल्पना हमने कल कंप्लीट कर लिया था। लास्ट तक बता दिया था उसके रासायनिक प्रकृति के आधार पे, कार्बनिक अकार्बनिक सब कुछ हमने आपको पढ़ा दिया था। अब सुपोषण व कुपोषण। पोषण की वह स्थिति होती है जो हमारे शरीर को प्रभावित करती है। पोषण के प्रकार: सुपोषण, कुपोषण। शरीर मानसिक व आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ, उम्र के अनुसार स्वस्थ, इसे सुपोषण कहते हैं। शरीर हमारी आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो, क्रियाशील हो। देखिए, सुपोषण और कुपोषण की वह स्थिति जो हमारे शरीर को प्रभावित करती है। कोई भी स्थिति, चाहे अच्छा खाना हम खाएं, चाहे बुरा खाना खाएं, चाहे हमारे शरीर में टिश्यूज का निर्माण हो, चाहे हमें किसी भोजन से साइड इफेक्ट हो, वो सब पोषण ही कहलाता है। पोषण के दो प्रकार होते हैं: सुपोषण फर्स्ट वन, सेकंड वन कुपोषण। सुपोषण के लक्षण हम पढ़ेंगे। सुपोषण के लक्षण। सुपोषण का पहला लक्षण होता है, जो सुपोषण है, अगर हम सुपोषित भोजन करेंगे, सुपोषित हैं हम, अगर हम किसी व्यक्ति को जानना चाहें कि सुपोषित है या कुपोषित, तो ये सारी चीज़ें अगर उसके अंदर है तो हम जान सकते हैं कि ये व्यक्ति सुपोषित है या कुपोषित। त्वचा कांति में व धब्बे रहित होना। फर्स्ट वन, दांतों व मसूड़ों को स्वस्थ रखना। वजन में 2.5 to 5 kg वृद्धि या कमी होना। मांसपेशियां का विकसित व सुडौल होना। व्यक्ति का कठिन परिश्रम और कार्य करने की क्षमता हो। व्यक्ति के मन में एकाग्र हो। प्रसन्नचित्त और खुश मिजाजी हो। ये सब अगर है किसी व्यक्ति के अंदर तो हम ये समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति सुपोषित है। अब है माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के लक्षण। पोषक तत्वों की अधिकता व कमी दोनों ही कुपोषण कहलाते हैं। अगर हमने ज़्यादा फूड खा लिया तो भी वो कुपोषण का लक्षण है। अगर हमने बहुत कम खा लिया, ज़रूरत से ज़्यादा कम खा लिया, तो भी वो कुपोषण ही है। कुपोषण की दो स्थिति होती है: अतिपोषण, अल्पपोषण। अतिपोषण है पोषण तत्वों की अधिकता, मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, हाइपरग्लिसेमिया। ठीक है। उसके बाद है अल्पपोषण, पोषक तत्वों की कमी हो जाना, रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, एनीमिया, क्वाशियोरकर, मैरेस्मस हो जाना। कुपोषण के कारण क्यों होता है? देखिए, सबसे पहला कारण तो इसका है गरीबी। हमारे भारत जैसे देश में आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें एक टाइम का अच्छे से खाना नहीं मिल पाता है। क्षमता ही नहीं है उनके अंदर कि वो अपने लिए अच्छा खाना या अच्छे भोजन की व्यवस्था कर पाए। जनसंख्या वृद्धि, हम अब चाइना से भी आगे निकल गए हैं जनसंख्या वृद्धि में। इतनी ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि, ऊपर से शिक्षा का अभाव है हमारे वहाँ। बहुत पहले बहुत था, अब तो लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, थोड़ा शिक्षा पे ध्यान दिया जा रहा है, बट अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं कह सकते कि वो शिक्षित हैं। जनसंख्या वृद्धि बहुत बड़ा कारण है हमारे यहाँ कुपोषण का। प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है, शिक्षा का अभाव, अच्छे से स्कूलिंग नहीं मिल पाती बच्चों को। अगर हम शिक्षित ही नहीं होंगे, हमें कैसे पता होगा कि क्या ही खाना है, क्या खा लेंगे तो हम सुपोषणी। सबसे बड़ा कारण है जिससे आप सब जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से। धर्म कैसे हमें कुपोषित करता है? देखिए, नॉनवेज, आप ये मान सकते हैं कि नॉनवेज, जब हम आगे पढ़ेंगे अभी डिटेल प्रोटीन का, तो हमें पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वैसे जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो प्रोटीन है वो उसका कितना बेनिफिशियल वो हमारे लिए टिश्यूज़ का निर्माण करता है हमारे शरीर में। और हमें ये भी पता है कि प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो जो पूरे 10 नॉनवेज जो भी होता है, अंडा, मीट, मटन, तो कुछ लोग कहेंगे नहीं हम तो हिंदू हैं, हम तो नहीं खाते अंडा, मीट, मटन, मुर्गा नहीं खाते। ये भी हमारे यहाँ धर्म जो है एक बहुत बड़ा वो है कि एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि हम ये नहीं खाते, हम ये नहीं खा सकते। अपर्याप्तता, कम भोजन की कमी होना, नहीं मिल पाना, भोज्य पदार्थों में मिलावट। हम मान लो बाज़ार से कुछ खरीद के लाए, चावल खरीद के लाए, अब हमें क्या पता उसमें, आपको पता होगा कि अरहर की दाल में खेसरी दाल मिलाई जाती है, वो हमारे
हृदय के लिए बहुत घातक होती है। अब उसमें मिलावट हो गई, हमें कैसे पता होगा कि दाल में मिलावट है? नॉर्मल दाल हम लेने जाएंगे नॉर्मल दुकानों से, तो पक्का मिलावट होगी, हमें नहीं पता होगा और हम उसका यूज़ करेंगे, हम कुपोषित होंगे, हमको दाल का पोषण मिलेगा ही नहीं। वितरण नीति। वितरण नीति का ये मतलब है कि कैसे बांटा जा रहा है भोजन, कैसे दिया जा रहा है। जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी घरों में कि खाना बन रहा है तो औरतें, बहुत जगह ऐसा होता है, औरतें पहले बाद में खाएंगी, पहले घर के सब लोग खाएंगे, बचेगा तो वो खाएंगी, नहीं तो नहीं खाएंगी। भोजन संबंधी भ्रांतियाँ। आपको पहले ही मैंने बताया कि हम ये नहीं खाते, हम वैसे नहीं खा सकते, हमें कुछ लोग हरी सब्जी नहीं खाते, सिर्फ आलू आलू खाएंगे। कहाँ से आपको मिनरल्स और विटामिन्स मिलेंगे? संस्कृति का प्रभाव। संस्कृति का प्रभाव हमारे यहाँ परिवहन का अभाव। अब हमें कुछ लाना है कहीं से, हमारे पास परिवहन ही नहीं कि हम जाके ले आए अपने लिए कुछ। जो मिल रहा है घर पे जो है वो आसानी से खा रहे हैं, आधा तो उसकी वजह से नहीं कहीं से कुछ आ जा पा रहा है। ये सब कारण है हमारे कुपोषण होने का। परिवार का आकार व संरचना, भोजन के वितरण का तरीका, पसंद व नापसंद, फैशन, ये जो परिवार का आकार और संरचना है, ये हेडिंग हो गई है, ये भी प्रभावित करता है परिवार की आकार एवं संरचना। ये कैसे प्रभावित करता है? परिवार बड़ा होगा, परिवार में भोजन वितरण का तरीका, मैंने आपको पहले ही बताया कि भोजन कैसे बांट रहे हैं आप, पता लगे कि हाँ, बहुत घरों में पहले आप देखे होंगे कि ज़्यादातर घरों में ऐसा ही होता था कि औरतें बाद में खाएंगी, या फिर बन जाता था बच्चों को खिला दो, बड़ों को दे दो, हम तो नहीं भी खाएंगे, कोई बात नहीं, इस तरह से। पसंद और नापसंद, कुछ लोग कहते हैं मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं खाता ये चीज़, हरी सब्जियां नहीं खाता, दाल नहीं खाता। फैशन। फैशन ज़्यादातर लड़कियां, युवा वर्ग, उन्हें फैशन का ये है कि वो फैशन में नहीं खा रहे हैं, मुझे दुबला दिखना है, पतला रहना है, तो खा ही नहीं रहे, इतना कम खा रहे हैं इतने पतले होने के चक्कर में कि कुपोषित ही हो जा रहे हैं। अब कुपोषण के लक्षण, हम इसे पहचानेंगे कैसे? ये तो था कुपोषण, हम पहचानेंगे कैसे कि ये व्यक्ति कुपोषित है? लंबाई व भार, उम्र के अनुसार कमी आना, जो भी सुपोषण का हमने पढ़ा था उसका विपरीत। उम्र के अनुसार लंबाई और भार में कमी हो जाना। यदि वजन 10% बढ़ जाता तो उसे अति भार कहते हैं। हमने पहले ही आपको बताया कि ज़्यादा खाना और कम खाना दोनों ही कुपोषण के लक्षण हैं। यदि वजन 10% बढ़ जाता है तो उसे अति भार कहते हैं। यदि वजन 20% बढ़ जाता है तो उसे मोटापा कहते हैं। बालों का झड़ना, आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, ये भी उसके कारण, आजकल तो इससे सभी पीड़ित हैं। नींद ना आना या कम आना है ये तो, भूख कम लगना, जो व्यक्ति कुपोषित होता है उसे भूख कम लगती है। कुपोषण के कारण उत्पन्न रोग, कुपोषण से कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं? पहला तो है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर खोज, इसका जो क्वाशियोरकर है 1 से 4 साल के बच्चों में होता है। इसकी खोज सिसले महोदय ने किया था, सिसले विलियम नाम था इनका, 1933 में किया था। प्रोटीन की कमी, इसमें क्या होता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो तो बच्चा पर्याप्त मात्रा में खाता है, लेकिन प्रोटीन की कमी हो जाती है, बच्चा पीड़ित दिखता है। ताज़ा व तंदुरुस्त बच्चा जो होता है, पीड़ित, जो क्वाशियोरकर से पीड़ित बच्चा हो, ताज़ा व तंदुरुस्त दिखता है, एकदम ओ मोटा गोरा सा, और उसका एकदम, लेकिन अंदर कुछ नहीं रहेगा उसके। दूसरा है मैरस्मस, ग्रीक भाषा का शब्द है मैरस्मस। बात है जो क्वाशियोरकर, इसमें प्रोटीन की कमी होती है। जो मैरस्मस है इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी होती है, इसीलिए इसे कहते हैं PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका मतलब है व्यर्थ होना, ये होना लिखा है भाई, व्यर्थ होना, ठीक। खनिज लवण की कमी से उत्पन्न रोग, खनिज लवण की कमी से उत्पन्न रोग क्या होता है? एनीमिया। ये जो है देखिए, कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया आपको, क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है, मैरस्मस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होता है। खनिज लवण की कमी से जो होता है वो एनीमिया होता है, लोहे की कमी से होता है। लोहा एक खनिज है, लोहे की कमी से एनीमिया हो जाता है, रक्ताल्पता जिसे कहते हैं। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है आयरन। आयरन में जो हीम, ये 2 प्रकार का, ग्लोबिन प्रोटीन है ना, और हीम मतलब आयरन, तो हीम प्लस ग्लोबिन। आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग, आयोडीन की कमी से, आयोडीन
बहुत कम मात्रा में, छोटी सी मात्रा में होता है, लेकिन हमारे लिए बहुत, इससे घेघा का रोग हो जाता है हमें, ग्वाइटर भी होता है इससे, क्रिटिनिज्म होता है, बच्चा मंद बुद्धि का हो जाता है, मिक्सिडिमा हो जाता है। इसीलिए आयोडीन का देखिए फोर्टिफाइड किया जाता है, आयोडीन को नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। और बार बार ऐड आप देखे होंगे कि बताया जाता है कि आयोडीन नमक का प्रयोग करें, आयोडीन नमक का प्रयोग करें। इसीलिए पोषण के क्षेत्र में चलाए जाने में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, जो पोषण के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, अंधेपन को दूर करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। आपको पता है कि सब लोग कहते हैं आंखों का विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन ए को। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1970 में हुई थी। और बीटा आँखों से संबंधित है, ये जो विटामिन है ये आँखों से संबंधित है। रतौंधी के बाद सूजन, कान या सूख कर मोटा होना, बिटौटा स्पॉट हो जाना, ये इसका है। अगर विटामिन ए नहीं होगी तो हमारे आँखों में रतौंधी से शुरुआत होती है। ये इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1970 में हुई थी। विटामिन ए दिया जाता था खुराक के रूप में कि आँखों में कोई दिक्कत ना हो। राष्ट्रीय रक्त अल्पता प्रोफाइलेक्सिस कार्यक्रम, NNAPP इसको कहते हैं, नेशनल न्यूट्रिशन एनामिया प्राफेक्सिस प्रोग्राम। इसकी भी शुरुआत 1970 में हुई थी, 1970 में हुई थी। मुख्य उद्देश्य इसका था विद्यालय पूर्व बालकों व गर्भवती व धात्री महिलाओं को एनीमिया की दर एवं संख्या में कमी लाना। हमने आपको पहले बताया जो आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता था उसकी संख्या में कमी लाने के लिए ये योजना चलाई गई थी, राष्ट्रीय रक्त अल्पता प्रोफाइलेक्सिस कार्यक्रम। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है NNAPP। दूसरा है लाभ प्राप्त करने वाला समूह, किस समूह के लोग लाभ प्राप्त कर सकते थे, 1 से 5 वर्ष के बालक, गर्भवती व धात्री महिला। 1 से 5 वर्ष का बालक, स्कूल में बताया था, गर्भवती व धात्री महिला। ये धानी नहीं धात्री लिखा है भाई। अब नीन, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम, नीन NIN इसको कहते हैं। ये भी, इसका शुरुआत भी 1970 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था विटामिन ए की खुराक पिलाना, एक खुराक विटामिन ए की। खसरे के टीके के साथ 1 से 5 वर्ष के बालकों को 2 लाख LU दी जाती थी। जो खसरे का टीका दिया जाता है उसके साथ 2 लाख LU उनकी जो मापक थी उस हिसाब से खसरे के टीके के साथ दे दी जाती थी 1 से 5 वर्ष के बालकों के लिए। बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम BNP, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में, 1970 से 71 में। मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण के 3 से 6 वर्ष के बालकों को कुपोषण से बचाने हेतु पूरक आहार प्रदान करना। ICDS, समन्वित बाल विकास योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ICDS तो आपको पक्का याद रखना पड़ेगा, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे आप लिख सकते हैं, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, होना चाहिए कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्थापना 1975। स्कूल पूर्व बालकों के लिए था, गर्भवती माता के लिए था, धात्री माता के लिए था। इन सभी स्तरों पर स्वास्थ्य सुधार लाने, इन सभी में स्वास्थ्य सुधार लाने के लिए था। बाल मृत्यु दर में कमी, पोषक तत्वों के स्तर में सुधार। उद्देश्य क्या था, 0 से 6 वर्ष के बालकों हेतु स्वास्थ्य परीक्षण करना, 6 जानलेवा बीमारियों से रक्षा करना। वो 6 जानलेवा बीमारी कौन सी थी, टिटनस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, पोलियो और खसरा, 6 रोग, ये 6 जानलेवा बीमारियों से रक्षा करने के लिए था। अब वैक्सीनेशन, टीकाकरण जो हुआ, इसका कार्य क्या था, टीकाकरण करना, पूर्व आहार, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, सशिक्षण, रेफरल सेवा, ये सभी था टीकाकरण में। विशेष पोषाहार कार्यक्रम SNP, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, इसकी भी स्थापना हुई थी 1970 और 71 में। उद्देश्य क्या था इसका, 0 से 6 वर्ष के बालकों के लिए, गर्भवती माता व धात्री माताओं के लिए स्वास्थ्य स्तर और पोषण स्तर में सुधार करना, ताकि शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित किया जा सके। निम्न आर्थिक वर्ग के बालकों को मुख्य पोषण प्रदान करना। ठीक है, इतना आप देख लीजिए। हाँ, एक बात और कहनी थी, अगर किसी को PDF चाहिए तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और PDF दे दूँगी। तो बिल्कुल अगर मैसेज करेगा तो मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय।